मेरी वालदा आई हुई थी, इसने मेरी वालदा के सामने तमाशा लगाया, मुझ पे हाथ उठाया और मुझे कहता निकल जाओ मेरे घर से। जो घर इसने लेके दिया था, इसने हमें उस घर से निकाल दिया। इन्होंने मुझे अपने घर के बिल्कुल पास एक घर लेके दिया, अभी भी मैं वहीं पे ही हूँ। अब मुझे वहाँ से निकाल रहे हैं और मुझे कह रहे हैं तुम वहाँ से चली जाओ। आज मैं लेडी डॉक्टर के पास गई तो मैं वापस आई तो मुझे कहते काम करवा आई हो। इस तरह की बात इन्होंने मुझे की। तो कौन सा गलत काम करवाई? नहीं मतलब बच्चा ज़ाया करवा ही हो ना। मेरे घर वाले मेरे इस वक्त इतने खिलाफ हैं, वो कहते हैं हमने तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ इस वक्त फ़िज़ा मौजूद है, जवान लड़की है। आजकल के जो माशरे में हमारे किस तरह हुआ पड़ा है कि लव स्टोरियाँ चल रही हैं कि फ़ेसबुक से दोस्तियाँ हो जाती हैं, इंस्टा से दोस्तियाँ हो जाती हैं, तरह तरह की फ़ेक ऐप से दोस्तियाँ हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि 4-5 में लड़कियों को इस्तेमाल किया और यूज़ करके फेंक दिया जाता है। मुतासरा लड़की हमारे साथ मौजूद है कि शादी के बाद जो इनकी दास्तान ये है कि बात तलाक तक आ चुकी है। शोहर तलाक देने को तुल रहा है और ये तलाक लेना नहीं चाहती हैं। इनके पेट में 1 माह का बच्चा है। शोहर कहता है कि बच्चा गिरा दो। असल कहानी क्या हम जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। मुझे ये बताएं कि शादी कैसी होती है आपकी? जी मैंने मुझे जब फर्स्ट हस्बैंड से डिवोर्स हुआ था तो तब मैंने जॉब के लिए ना नेट पे सर्च किया था। मैं जॉब सर्च कर रही थी तो वहाँ पे मुझे ना इनकी एक ऐड दिखाई दी थी। जो इनकी ऐड दिखाई दी थी? राना दानिश की, जो मेरे अब हस्बैंड है, इनकी मुझे ऐड दिखाई दिया। इन्होंने लिखा हुआ था जॉब के लिए। मैंने इनसे कांटेक्ट किया। मैंने इन्हें बोला कि सर आपकी ना इस तरह ऐड लगी हुई है, मुझे जॉब की ना शदीद ज़रूरत है। तो इन्होंने कहा जी मेरे पास एक वैकेंसी है, तो आप मुझे ना अपनी आईडी कार्ड की कॉपियाँ और पासपोर्ट साइज़ पिक सेंड कर दें। मैंने इनको अपनी आईडी कार्ड की कॉपीज़ और पासपोर्ट साइज़ पिक वगैरह सब कुछ सेंड किया। कुछ दिनों बाद इन्होंने मुझे बोला कि जी वो ना अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई और किसी और ने ना ट्राई कर लिया था तो उसे मिल गई है। मैंने खैर कहीं और जॉब कर ली, मुझे कहीं और जॉब मिल गई। कुछ टाइम बाद इन्होंने फिर मुझसे कॉन्टैक्ट किया। इन्होंने कहा एक जगह जॉब है, कॉल सेंटर की जॉब है, अगर आप करना चाहती हैं तो। मैंने इन्हें बोला कि इन्होंने मुझसे पूछा, इन्होंने कहा कि आप जॉब क्यों करना चाहती हैं, रीज़न बता सकती हैं। मैंने इनको सारी रीज़न फ़ोन पे बात हुई या फेस टू फेस? नहीं, कॉल पे, सिर्फ कॉल पे बात हुई। इन्होंने कहा था कि आप मतलब चली जाए वहाँ जॉब पे ना, तो वो आपका इंटरव्यू ले लेंगे। मैंने इन्हें कहा ठीक है। मुझे इन्होंने पूछा कि आप क्यों जॉब करना चाहती हैं, कोई रीज़न होनी चाहिए आपके, मतलब हस्बैंड क्या कमाते नहीं है। मैंने इनको बोला, मैंने कहा मुझे डिवोर्स हो चुकी है, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, मैंने उसके लिए जॉब करनी है। मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी ज़िम्मेदारी या अपनी ज़िम्मेदारी अपने घर वालों पे डालूँ, तो मैं जॉब करना चाहती हूँ अपनी बच्ची के लिए। तो तब इन्होंने मुझे ये बात बोली। इन्होंने कहा अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, मैं आपका भी राना दानिश कहते हैं? जी राना दानिश कहते हैं कि मैं आपसे निकाह करूँगा, सेपरेट रखूँगा, आपका और आपकी बेटी का खर्चा भी उठाऊँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर तब मैंने इनको इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे लिए उस वक़्त ये अनजान आदमी थे, मैं जॉब की तलाश में थी और वो मुझे निकाह का कह रहे थे। तो मैं बीच में ना काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। मैं बिल्कुल सेपरेट रहती थी, भाई-बहन के साथ नहीं थी, क्योंकि मैं उन पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैं काफ़ी बीमार हो गई थी। मेरे भाई वग़ैरह ना यहाँ पे थे नहीं, वो लोग ना इस्लामाबाद गए हुए थे। तो मैं उस वक़्त बहुत ज़्यादा बीमार थी। मेरी नज़र में कोई भी नहीं था। मैंने इसी को कॉल की, मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मुझे ले जाने वाला कोई नहीं है, आप मुझे हॉस्पिटल ले जाएँगे, आपका बड़ा एहसान होगा। ये मुझे हॉस्पिटल लेके गए, 2-3 दिन इन्होंने मेरा ख़्याल रखा, मुझे मेडिसिन दी, मतलब पूरी तरह से मुझे इन्होंने ठीक किया। तो ठीक करने के बाद ना इन्होंने फिर मुझे बोला कि मैं फिर आपके सामने अपनी यही मतलब रिक्वेस्ट रखूँगा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, अगर आप एग्री हैं तो। और उस वक़्त मैं उनसे इतनी ज़्यादा मुतमईन हो चुकी थी, मैंने सोचा कि जो अभी मेरे साथ इतना कर रहे हैं, वो बाद में मेरे साथ कितना करेंगे। ये सारी बातें हो गई, हमारा निकाह हो गया। निकाह से पहले सब कुछ ठीक था, वो मेरे नखरे भी देखते थे, मैं कुछ बोल भी लेती थी तो सुन लेते थे। जैसे ही निकाह हुआ, निकाह के बाद वो बदल गए। आए दिन लड़ाई झगड़े, मार-पीट, छोटी-छोटी बात पे मारना, छोटी-छोटी बात पे लड़ाई झगड़े। फिर इन्होंने निकाह से कितने दिनों बाद लड़ाई झगड़े शुरू? निकाह से कुछ 4-5 दिन बाद ही हमारे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। ये कश्मीर चले गए थे, रिश्तेदारों की शादी थी, मैं पीछे से अकेली थी। ये मेरे पास रहते नहीं थे, सिर्फ 24 घंटों में 2-3 घंटे के लिए घर आते थे और होके चले जाते थे। पास रहते नहीं थे और शक मुझ पे करते थे कि मैं उसके साथ भी गलत हूँ, उसके साथ भी गलत हूँ। तो मैं इनको यही बात बोलती थी, दानिश अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो यहाँ आप मेरे पास रहें या मुझे अपने पास ले जाएँ। तो मुझे कहते नहीं मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। काफ़ी हमारे झगड़े होते रहे, इन्होंने मारपीट की, मैं पुलिस स्टेशन भी गई, उन्होंने मेरी नहीं सुनी। उन्होंने कहा मियाँ बीवी का मसला है, हम नहीं कुछ कर सकते ना, आप कोर्ट चली जाएँ। तो मैं कोर्ट तो नहीं गई, मैं फिर थक हार के घर वापस चली गई। मेरी वालदा आई हुई थी, इसने मेरी वालदा के सामने तमाशा लगाया, मुझ पे हाथ उठाया और मुझे कहता निकल जाओ मेरे घर से। जो घर इसने लेके दिया था, इसने हमें उस घर से निकाल दिया।
मैं अपने खालू के घर जा रही थी क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं थी। इसने मेरी फैमिली में ना सबकी नज़रों में मुझे गंदा कर दिया हुआ है। तो मैं अपने खालू के घर जा रही थी, इसने पूरे रास्ते हमारा पीछा किया। उसके बाद उनके घर के बाहर इसने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे मारा, मेरा ही गले का दुपट्टा उतार के मेरे गले में डाल के ना तो मेरा गला दबाने की कोशिश की। वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि यार तुम इस तरह क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारी क्या लगती है। आगे से उनको कहता है कि ये मेरी हम मियाँ बीवी का मसला है, आप ना बीच में बोलें। फिर उन लोगों ने इससे कहा कि अगर तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी इज्जत है, तो तुम्हारी गैरत गवारा करती है कि तुम उसके गले से दुपट्टा उतारो और उसी के गले में लपेट दो। तो ये ना तब वहाँ से चला गया। मुझे काफ़ी गुस्सा आया कि मेरी खाला के घर के बाहर इसने इस तरह का हंगामा किया। उनका ससुराल था, उन्हें कल को ये सब फेस करने को मिलना था। अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गई सारी कहानी की। मुझे ये बताएं कि पहले हस्बैंड से डिवोर्स किस वजह से होती है? पहले हस्बैंड से डिवोर्स, हम बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे जो पहले हस्बैंड थे वो बहुत अच्छे थे, लविंग थे, केयरिंग थे, मेरी हर बात मानते थे। उनकी जो वालदा थी ना वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी क्योंकि उनके साथ भी मेरी लव मैरिज थी। हम तकरीबन 5 साल एक साथ रहे हैं। हमारे 2 बच्चे, मेरा एक बेटा एक बेटी है। तो उनकी जो वालदा थी ना वो इन्हें बात बात पे यही बोलती थी, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। खैर 5 साल तो हमने अपना रिश्ता काफ़ी घसीटा, बहुत मुश्किल से, कभी सेपरेट रह के, कभी किसी की बातें सुन के। लास्ट पे इसकी वालदा ने काफ़ी ज़्यादा घटिया इल्ज़ाम लगाए। मेरी बेटी होने वाली थी, ये मुझे छोड़ के चले गए। इनकी वालदा ने इनको बोला कि तुम ना इसको फ़ारग कर दो, ये बच्ची तुम्हारी नहीं है। मतलब इनकी अम्मी ने इनका इतना दिमाग ख़राब किया। फिर भी वो अपनी बात पर टल रहे। उन्होंने कहा मैंने अपनी बीवी को नहीं छोड़ना, मेरे बच्चों की माँ है। लेकिन इनकी वालदा ने इनको मजबूर किया कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी अली अगर तुमने इसको तलाक ना दी तो। उस बंदे ने रोते हुए, मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे, तो उस बंदे ने रोते हुए मुझे बोला था कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरे घर वाले मेरे इस वक्त इतने ख़िलाफ़ हैं, वो कहते हैं हमने तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? जिस तरह के हालात हैं, मैं अपनी बच्ची लेके कहाँ जाऊँ? अगर मैं बच्ची किसी को दे भी देती हूँ, जो मेरे पेट में बच्चा है, मैं उस बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ? मैं उसको अबॉर्ट नहीं करवा सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 दफ़ा इसी का बच्चा अबॉर्ट करवा चुकी दानिश हूँ। आपको कहता है कि बेचा अडॉप्ट करवा दो। वो कहता है अबॉर्ट करवा दो, ठीक है, मुझे भी नहीं चाहिए, तुम इसको ज़ाया करवा दो। तो मैंने तुमसे जान छुड़वानी, मैंने तुम्हें तलाक देनी और फारिग करना है। दानिश करता क्या, किस चीज़ का उसका ऑफिस वगैरह है? वो उनकी अपनी 2 गाड़ियाँ थी जो वो रेंट पे चलाते थे। तो अब उन्होंने ऑटो रिक्शे का ना शोरूम बनाया मुझे हुआ ये है। बताएं कि जिस तरह के हालात हैं, आपको नहीं पता है कि किस तरह से लव मैरिज की जाती हैं और लड़कियों को इस्तेमाल करके फेंकने के कोई बहाना लगाया जाता है। तो आपको उनके ये चक्करों में, लालच में आने से पहले इन चीज़ों का इल्म नहीं था कि क्या हो रहा है? नहीं, जब इन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझे निकाह के लिए बोला था तब तो मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि मैं इनको नहीं जानती थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह मेरी इनसे बातचीत हुई, इन्होंने मुझे इतने सब्ज़ बाग दिखाया, मतलब कि ये मेरी बेटी को इतना प्यार करते थे, मेरे लिए इतना ही बहुत था कि ये मेरी बेटी के साथ करते हैं। निकाह के बाद कहाँ पे रखा इसने आपको? इन्होंने मुझे अपने घर के बिल्कुल पास एक घर लेके दिया। अभी भी मैं वहीं पे ही हूँ। अब मुझे वहाँ से निकाल रहे हैं और मुझे कह रहे हैं तुम वहाँ से चली जाओ, मेरा बच्चा ज़ाया करवा दो, अगर ना करवाया तो मतलब मैं इसके तुम्हें। घर पे इसके पैसों से आप रह रही हो? हाँ जी, ये रेंट पहले कुछ 3-4 माह मैंने रेंट पे किया, अब उसके बाद अभी ये रेंट पे कर रहा है। अब मैंने जॉब छोड़ दी है। इन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं, बच्चा ज़ाया करवाने का। कभी मेरे पास उनके मैसेजेस पड़े हैं, मुझे कह रहे हैं आज मैं लेडी डॉक्टर के पास गई तो मैं वापस आई तो मुझे कहते काम करवा आई हो। इस तरह की बात इन्होंने मुझे की। तो कौन सा गलत काम करवाई हो? नहीं हाँ। मतलब बच्चा ज़ाया करवा आई हो ना, काम हो गया। तो मैंने इसे कहा हाँ मुबारक हो, काम हो गया है, सिर्फ इसलिए कि ये खामोश हो जाए। लेकिन इस बंदे को फिर भी सुकून और सब्र नहीं मिला, तो मुझे कहता है मैं घर आ रहा हूँ तुम्हें तलाक देने के लिए। गलती इनकी भी है, लेकिन हर जगह पे मर्द ही गलत होता है क्योंकि वही गलतियां करता है। हवस के लालच में आकर एक औरत को वो यूज़ करता है और यूज़ करने के बाद जब हवस पूरा हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो कहीं और जगह पे भी मुंह मारता है और ये सारे इल्ज़ामात औरत पर लगाए जाते हैं। औरत मासूम होती है, मासूम बातों पे आकर वो पिघल जाती है कि वो शख्स मुझे अभी से ऐसा कह रहा है और कल को भी वो ऐसा करेगा। लेकिन ये बिल्कुल हमारे माशरे में पता नहीं किस तरफ जा रहा है और क्या हो रहा है। कहानी आपने सुनी है और उम्मीद है कि इनको इंसाफ मिले, इनको इनका हक मिले और ज़रूर इनको हक मिलेगा। इसी के साथ इजाज़त दी, अल्लाह ने के बाद।